Welcome students to SSIT video lecture series of irrigation engineering. We are studying chapter 8 regulating and cross drainage work. In the last video lecture we had learned about the plumbing of canal. So today we are going to start a new topic. So take a look for the new topic. New topic is the design of back connection. So let's start with this. Here you can see on the screen two sets of wings are required in aqueducts and siphon aqueduct. ओके दो विंग्स रहती है, अलग अलग डायरेक्शन में जाती है. ठीक है, एक्वाडक्ट और जो सिफोन एक्वाडक्ट होती है उसके अंदर ये उसकी जरूरत पड़ती है. और कैनाल विंग्स और लैंड विंग्स, ड्रेनेज विंग्स और वाटर विंग्स, राइट. जैसे कि कैनाल विंग्स आपकी होती है और दूसरी ड्रेनेज विंग होती है. कैनाल विंग मतलब आपने जो मैन मेड कैनाल बनाई वो, और ड्रेनेज विंग मतलब आपका जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है वो. ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में 90 डिग्री पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं ज्यादातर. So what is the canal wing? The canal wing, these wings provide a strong connection between the masonry or concrete sides of a canal through an earthen canal bank. These wings are generally warped in the plan so as to change the canal section from trapezoidal to rectangular. Right? यहाँ पे क्या कह रहे हैं लोग कि जो कैनाल सेक्शन होती है हम जनरली उसको ट्रेपेजोइडल सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं तो हमें ज़्यादा डिस्चार्ज मिलता है. क्लियर, कम डेप्थ पे ट्रेपेजोइडल सेक्शन के अंदर एज कम्पेयर टू द स्क्वायर सेक्शन. बट जब ये अर्थन कैनाल में आता है, कैनाल बैंक मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है नेचुरल, ठीक है, उसके साथ हमें उसको मर्ज करने के लिए जो विंग्स होती है उसको व्रैप करनी पड़ती है. ट्रेपेजोइडल से रेक्टेंगुलर पोर्शन में ले आना पड़ता है. इसके बारे में बता रहे हैं लोग. दिस शुड बी एक्सटेंडेड अप टू द एंड ऑफ स्प्ले. स्प्ले तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. This wing may be designed as the retaining wall for the maximum. तो मैंने आपको बताया कि जो विंग होती है वो हम ऐसे डिजाइन करते हैं और रिटेनिंग वॉल जैसे जो मैक्सिमम डिफरेंशियल अर्थ प्रेशर को कैरी कर पाए. ठीक है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट पानी मिक्स होने, दोनों मर्ज होने वाले हैं. क्लियर, और जो सेक्शन है वो भी चेंज हो रहा है ट्रेपेजोइडल टू रेक्टेंगुलर, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा लगने वाला है. तो वहां पे हमको रिटेनिंग वॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा डेफिनेटली. राइट. The foundation of these wings should not be left or filled earth. This should be taken deep enough to give safe creep length. Okay? Filled earth के ऊपर हमने ये फाउंडेशन नहीं बनाया, इसका नहीं बना सकते. Then should be taken deep enough to give safe creep length. उसको creep length भी प्रॉपर प्रोवाइड करवानी पड़ती है यहाँ पे. Two sets of विंग्स रहती है उसके अंदर, उसके कारण ये थोड़ी मुसीबत रहेगी यहाँ पे. ठीक है, वो उसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है डिजाइन करने के टाइम. जो मर्ज होता है सेक्शन, वॉल्स होती है, विंग्स होती है वहां पे. अनदर टर्म है ड्रेनेज विंग्स. ठीक है, रिवर विंग्स जो इसको कहते हैं, नेचुरल ड्रेनेज की बात कर रहे हैं हम लोग. वहां पे भी हमको विंग्स प्रोवाइड करते हैं. वो क्या है? दिस विंग वॉल रिटेनिंग एंड प्रोटेक्ट द अर्थन स्लोप्स ऑफ द कैनाल, गाइड द ड्रेनेज वाटर सेंटरिंग एंड द लेवलिंग द वर्क and join it to the guide bank, and also provide a vertical cutoff from the water seeping from the canal into the drainage bed. The foundation of these wings walls should be capable of withstanding the maximum differential pressure like to come on them. Okay? मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो रिवर बेड होती है, अर्थन स्लोप होती है, वहां पे हमें ये ड्रेनेज विंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो क्या करती है उसको स्मूथली जो पानी है रिवर में से वो कैनाल में जाएगा. ठीक है, तो वहां पे हमें एक वर्टिकल कट ऑफ भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो क्या सडनली हम कैनाल में इंसर्ट करेंगे तो वहां पे एक थ्रस्ट इफेक्ट उत्पन्न हो सकती है, तो उसको हमें रिड्यूस करने के लिए वर्टिकल कट ऑफ देते हैं. अब क्या होगा कि वहां पे जो पानी है वो मिक्स हो सकता है इजीली. क्लियर, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्रेनेज बेड को भी और कैनाल को भी. नाउ द फाउंडेशन ऑफ दिस विंग्स वॉल शुड बी कैपेबल टू विथस्टैंड इन द मैक्सिमम डिफरेंशियल प्रेशर. ठीक है, इसका जो फाउंडेशन है विंग वॉल का वो इस तरीके से डिजाइन किया होगा कि मैक्सिमम डिफरेंशियल प्रेशर है दोनों का, कैनाल विंग और ड्रेनेज विंग का, वो उसके ऊपर विथस्टैंड कर सकती है. ठीक है, ये विंग. नाउ द लेआउट ऑफ दिस सेट ऑफ विंग्स डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैनाल एंड ड्रेनेज वाटरवेज एंड द जनरल अरेंजमेंट ऑफ द वर्क. मतलब कि जो विंग का लेआउट रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैनाल है, जो हम रिडक्शन करते हैं साइज के अंदर, कैनाल की विड्थ के अंदर, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है.
एंड द ड्रेनेज वाटरवे, जो पानी का वाटरवे रहता है, जो रिवर का वाटरवे है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। एंड द अनदर जो जनरल अरेंजमेंट ऑफ द वर्क रहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। कैचमेंट रहता है, डेप्थ रहती है, टाइप ऑफ सॉइल रहती है, टाइप ऑफ कैनाल रहता है, ये सब बहुत सारे टर्म्स रहते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा लेआउट ऑफ दिस विंग। नाउ the uplift pressure on the barrel roof. The amount of the uplift pressure exerted by the drain water of the roof of the culvert can be evaluated by the drawing the hydraulic gradient line, ठीक है। जो uplift pressure रहता है ड्रेन के अंदर वाटर का, ठीक है, वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन थ्रू हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। नाउ द uplift pressure at any point under the roof of the culvert will be equal to the vertical ordinate between hydraulic gradient line and the underside of the canal throughout. At that point from the uplift diagram it is very evident that the maximum uplift occur at the upstream and the point near the entry. The slab thickness should be the designed to withstand this maximum uplift. यहाँ पे जो कल्वर्ट का रूफ रहता है, ठीक है, उसके अंदर जो अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होता है वो एंड जो वर्टिकल ऑर्डिनेट होता है बिटवीन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, मतलब कि जहाँ पे मैक्सिमम हमें अपलिफ्ट प्रेशर मिलेगा उसकी जो वर्टिकल लाइन होगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के साथ, वो दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है, ठीक है, फॉर द अपस्ट्रीम एंड द पॉइंट नियर द एंट्री, दोनों के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि टू सर्टेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें जो स्लैब थिकनेस रहती है वो वहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होगा। क्लियर? नाउ यू कैन सी द फिगर। द अपलिफ्ट प्रेशर exerted by the drain water of the roof of the culvert. Here is the drain water. You can see here is the siphon aqueduct like, right, because the high flood level and the bottom of the canal depth is merged, right. High flood level is upper than the base of this canal, ठीक है। तो ये सिफोन एक्वाडक्ट वाली इफेक्ट आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कैनाल का बेड है यहाँ पे ड्रेनेज के कारण एक अपलिफ्ट प्रेशर आप देख सकते हो, ठीक है, जो अपस्ट्रीम साइड मैक्सिमम होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर लगेगा, डायरेक्ट रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रूफ ऑफ कल्वर्ट है, बॉटम स्लैब ऑफ कल्वर्ट दिखा है, क्लियर ये, और यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर मैक्सिमम लग रहा है। कितना मैक्सिमम लगेगा यहाँ पे 0.505 v²/2g जितना, ये मैक्सिमम उसका रहेगा अपलिफ्ट, और ये आपका मिनिमम अपलिफ्ट है डिस्चार्ज साइड, एकदम माइनर, एग्जिट लॉस कहते हैं उसको, v²/2g जितना, क्लियर। यहाँ पे आपको दिख रहा है अपलिफ्ट प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है। नाउ ये फिगर आप ध्यान में रखना, जो हमने कैनाल बेड के बाद एक वर्टिकल देते हैं ना कट ऑफ, ये आप देख सकते हो वर्टिकल कट ऑफ, ठीक है, नेचुरल ड्रेन ये आपका कैनाल, और यहाँ पे एक वर्टिकल कट ऑफ हमने प्रोवाइड किया है, इसको डिप्रेस्ड फ्लोर भी कहते हैं। यहाँ पे फिगर यही ड्रॉ करनी है आपको एग्जाम के अंदर। आप नाउ द अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द अंडर साइड ऑफ द थ्रू आउट और बैरल रूफ, ठीक है, जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो अंडर साइड रहेगा। सो द फ्लोर ऑफ द एक्वाडक्ट और सिफोन इज सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट ड्यू टू 2 केसेस, ठीक है। एक्वाडक्ट और सिफोन के अंदर जो अपलिफ्ट प्रेशर लगता है वो 2 केसेस के कारण लगता है, एक तो अपलिफ्ट ड्यू टू द वाटर टेबल एंड दूसरा रहेगा आपका अपलिफ्ट प्रेशर ड्यू टू द सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनाल टू द ड्रेनेज, ठीक है, एक तो सीपेज के कारण और दूसरा वाटर टेबल के कारण। So in the case of uplift due to the water table, this force act where the bottom floor is depressed below the drainage bed, especially in the siphon aqueduct. Okay, this force act where the bottom floor is depressed below the drainage bed, ठीक है। यहाँ पे ड्रेनेज बेड से बिलो डिप्रेस किया है अपने जो बॉटम फ्लोर है उसको, वहां जनरली सिफोन एक्वाडक्ट में यही रहता है, क्लियर। So the maximum uplift under the worst condition
would occur when there is no water flowing in the drainage and the water table has risen up to the drainage bed. The maximum net uplift in such case would be equal to the difference in level between the drainage bed and the bottom of the floor. यहाँ पे जो मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर वर्स्ट कंडीशन कब आएगी कि आपके जो नेचुरल ड्रेनेज है उसके अंदर पानी नहीं है बिल्कुल भी विथस्टैंड करने के लिए, ठीक है, वो खाली है और नीचे से आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसका अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, ठीक है। पहले क्या होता था, जो अपलिफ्ट प्रेशर होता था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था या फिर एलिमिनेट हो जाता था ड्यू टू क्या कि जो ड्रेनेज है उसके अंदर पानी रहता था, ठीक है, उसमें डाउनवर्ड प्रेशर लगेगा पानी का। अब इस केस में क्या होता है कि ये चीज निगलेक्ट हो जाती है, पानी है ही नहीं, तो अब ये वर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कि वाटर टेबल अपवर्ड प्रेशर जनरेट कर रहा है और कुछ उसको विथस्टैंड करने के लिए है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, द मैक्सिमम नेट अपलिफ्ट इन सच केस वुड बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द ड्रेनेज बेड एंड द बॉटम ऑफ द फ्लोर। यहाँ पे जो मैक्सिमम अपलिफ्ट है उसको इक्वल करना पड़ेगा, क्या कहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, ये जो डिफरेंस है अपना ड्रेनेज बेड का बॉटम का, ड्रेनेज बेड का फ्लोर और बॉटम का फ्लोर का, ठीक है, ये दोनों के हमें इक्वल करना पड़ेगा मैक्सिमम अपलिफ्ट को, तब जाके वो वहां के वहां स्टेबल रहेगा, उसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे और ना ही डिफॉर्मेशन आएगा। नाउ दूसरा केस, पहला केस जो था वाटर टेबल वाला उसको तो हमने समझ लिया, एलिमिनेट कर दिया कैसे करके। अब दूसरा प्रेशर है जो अपलिफ्ट प्रेशर ड्यू टू द सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनाल टू द ड्रेनेज। वाटर का जो डायरेक्शन है वो सीप आउट हो रहा है कैनाल में से ड्रेनेज के अंदर सीप आउट हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण एक अपलिफ्ट प्रेशर में क्या डिफरेंसेस आएंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं। The maximum uplift due to this seepage occurs when the canal is running full and there is no water in the drain. ओके, वो तो आपको पता चल गया, ड्रेनेज के अंदर पानी नहीं होगा तब हमें मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर भी। The computation of this uplift due to this seepage occurs when the canal is running full. ओके, जब फुल कैनाल फुल कंडीशन में चल रही है एंड देयर इज नो वाटर इन द ड्रेन, हमें टोटल जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो एग्जैक्टली देखने के लिए मिलेगा। कौन सी कंडीशन है, कैनाल जो आपकी है वो फुल कंडीशन में जा रही है, आपका जो रिवर बेड है वो खाली पड़ा है, ठीक है, और पानी सिप आउट हो रहा है। ओके, तीन कंडीशन ध्यान में रखना है आपको। द कंप्यूटेशन ऑफ दिस अपलिफ्ट एक्सेप्टेड बाय द वाटर सिपिंग फ्रॉम द कैनाल ऑन द बॉटम ऑफ द फ्लोर, ठीक है, जो वाटर सिप आउट हो रहा है एक्सेट हो रहा है, तब हमें क्या करना है, जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो कंप्यूट करना है। कहाँ पे कंप्यूट करना है, जो बॉटम पोर्शन ऑफ द कैनाल है वहां पे, विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट बिकॉज द फ्लो कैन टेक प्लेस इन टू द 3 डायमेंशन फ्लो नेट। क्लियर, डिफिकल्ट रह जाता है क्योंकि 3 डायरेक्शन में वाटर वहां पे फ्लो करने वाला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में भी वो पानी सिप आउट हो रहा है इसके कारण। सो द फ्लो कैन नॉट बी अप्रोक्सीमेटली टू 2 डायमेंशन फ्लो। यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल फ्लो है ऐसा अप्रोक्स नहीं मेजर नहीं कर सकते, एज्यूम नहीं कर सकते, एज देयर इज नो टिपिकल प्लेस अक्रॉस विच द फ्लो इज प्रैक्टिकली 2 डायमेंशनल। Hence, for smaller work, Cripps theory may be used for the assigning the seepage pressure, but for a large work, the uplift pressure must be checked by the model study. ठीक है, छोटे डायमेंशन की चीजें रहेगी वहां पे हम लोग ब्लिक की क्रिप्स थियरी मेजर कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम सीपेज प्रेशर एज्यूम और मेजर कर सकते हैं। बट जो लार्ज वर्क है, लार्जर एरिया है, वहां पे तो हमें एक मॉडल बना के स्टडी करना पड़ेगा कि क्या इफेक्ट आ रही है। क्लियर, मैं अब हम उसकी फिगर देख लेते हैं, बाद में आगे बात करते हैं। इस टाइप की उसकी फिगर रहेगी। ये आपका ड्रेनेज बेड दिख रहा है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ वाटर टेबल यहाँ ऊपर आ चुकी है, फिर मैक्सिमम नेट अपलिफ्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये आपका ड्रेनेज बेड है, यहाँ पे वाटर टेबल अपलिफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये क्या करेगा, इधर इफेक्ट प्रोवाइड करेगा नेगेटिव। क्लियर,
ये जो अपलिफ्ट प्रेशर है यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हो रहा, कोई कहते हैं ना कि इसके अंदर अगर ये ड्रेनेज बेड जो होता है वो भरा हुआ रहता तो यहाँ पे पानी का डाउन स्ट्रीम प्रेशर भी लगता, फिर अपलिफ्ट प्रेशर निगलेक्ट हो जाता। आपने आगे भी जीएजी वगैरह में हम लोग प्रेशर डायग्राम वगैरह ड्रॉ किया तो उसमें आपको पता था, राइट। अपलिफ्ट प्रेशर जो पानी का रहता है, पानी के वजन के कारण नीचे से प्रेशर नहीं लगने वाला, एलिमिनेट हो जाता है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। ये है आपका दो कंडीशन। दोस्तों मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए थे यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग की, प्रोफेसर एन बसाक मैग्रो हिल की बुक में से, ठीक है। प्रोफेसर संतोष कुमार गर्ग जो खन्ना पब्लिकेशंस में इंटरनेट का यूज किया था मैंने, ओके। ये सब रेफरेंसेस है, थैंक यू फॉर दिस रेफरेंस टू। और हम लोगों ने ये सब पॉइंट कवर अप कर लिए आज। डिजाइन ऑफ बैक कनेक्शन देखा था, जिसके अंदर अपलिफ्ट प्रेशर आता है बैरल के थ्रू, और दूसरा कंडीशन थी जो अनडिजायरेबल बैरल रूफ के कारण आती है, एक तो अपलिफ्ट ड्यू टू वाटर टेबल और दूसरी अपलिफ्ट प्रेशर ड्यू टू द स्लीपेज, ठीक है। दूसरी चीज हमने डिजाइन ऑफ बैक कनेक्शन देखा। दो चीजें उसके अंदर ध्यान में रखी थी, एक तो कैनाल विंग और दूसरी थी ड्रेनेज विंग, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट आती है, क्या चीजें के कारण ये विंग हम क्रिएट करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, उसके बारे में समझा, ठीक है। ये उसकी फिगर थी। आपको अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो आपको जरूर से देखना पड़ेगा। आज के जितने भी हमने टॉपिक क्लियर कवर किए, क्लियर। दो टॉपिक है, एक तो डिजाइन ऑफ बैक कैनाल जिसके अंदर आपने देखा कैनाल विंग और उसको हम लाइन विल भी कहते हैं, दूसरा ड्रेनेज विंग, ठीक है। कैनाल विंग और ड्रेनेज विंग। और दूसरा टॉपिक हमने लास्ट में देखा है अपलिफ्ट प्रेशर ड्यू टू द अनडिजायर ऑफ बैरल रूफ, ठीक है। बैरल रूफ के लिए अपलिफ्ट प्रेशर जो जनरेट होता है उसके अंदर भी दो जो होते हैं बैरल रूफ के अंदर से जो पसार करते हैं उसके कारण दो अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होते हैं, एक तो वाटर टेबल के कारण होता है, दूसरा सीपेज प्रेशर के कारण होता है, जो भी हमने लास्ट में देखा है, क्लियर। ये उसकी फिगर थी। तो आज जो ये टर्म्स है ड्रेनेज वाली, ठीक है, डिजाइन वाली, वो हम यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट हम लोग जो आपके टॉपिक चैप्टर का नाम है रेगुलेटिंग एंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है। तो उसमें जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क वाला पोर्शन है आज यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रेगुलेशन ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में आगे स्टडी करने वाले, ठीक है। तो प्लीज जितने भी 3 और 4 लेक्चर हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क के ऊपर रहे हैं एक बार फिर से रिवीजन कर दीजिए, तो उसका जो रेगुलेशन वर्क है वो बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए, ठीक है। टोटली थियोरेटिकल रहेगा वो, ओके। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द लेक्चर, होप आप लोगों को समझ में आए। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेगुलेटिंग वर्क के साथ। स्टार्ट